सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड का जो तृतीय प्रश्न पत्र है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें अपना आज तीसरा दिन है। पहले 2 दिन में हमने विभिन्न परिपथ जाल से संबंधित परिभाषाएं, किरचॉफ के नियम, संधि बिंदु विश्लेषण, पास विश्लेषण आदि के बारे में देखा था। अब हमें विभिन्न विद्युत परिपथों से संबंधित प्रमेय का अध्ययन करना है। तो इसमें अपने यहाँ 4 प्रमेय हैं। इनमें से 2 प्रमेय अध्यारोपण के प्रमेय और थेवेनिन प्रमेय अपन आज देखेंगे और 2 प्रमेय अपन आगामी कक्षा में देखेंगे। तो अध्यारोपण के प्रमेय है किसी रैखिक द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं और जनित्रों से युक्त p स्वतंत्र जालों वाले परिपथ में किसी जाल के किसी अवयव में प्रवाहित धारा उन सब धाराओं का सदिश योग होती है जो प्रत्येक जनित्र से उसमें प्रवाहित हो, यदि दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यह प्रमेय केवल स्वतंत्र ऊर्जा स्रोतों के लिए लागू होती है। तो इसमें हमारे पास एक विद्युत परिपथ है जिसमें 2 लूप है। पहला लूप 1 है, दूसरा लूप 2 है। पहले लूप में वोल्ट का स्रोत E1 लगा है, दूसरे में वोल्ट का स्रोत E2 लगा है और इस परिपथ की 3 प्रतिबाधाएं हैं, Z1, Z2 और Z3। तो चित्रानुसार माना एक टी जाल है जिसमें 2 वोल्ट का स्रोत E1 और E2 लगे हैं। इसके दोनों लूपों में धारा I1 व I2 बह रही है। तो लूप 1 और लूप 2 में किरचॉफ का नियम लगाने पर E1 जो है वह आपका वोल्ट का स्रोत है बराबर I1 Z1 प्लस Z3 प्लस I2 Z3। तो ये I1 जो है वो Z1 और Z3 दोनों से बह रही है, इसलिए Z1 प्लस Z3 आ गया। जबकि इस Z3 से इस वोल्ट का स्रोत के कारण I2 धारा भी बहेगी, इसलिए I2 Z3 हो गया। अब दूसरे लूप के लिए इस Z3 में I1 धारा बह रही है इस E1 के कारण, इसलिए I1 Z3 हो गया प्लस I2 धारा जो है वो Z2 प्लस Z3 इसके कारण हो गया। अब इसको इन समीकरण 1 और 2 को हमने मैट्रिक्स रूप में लिख लिया है, E1 और E2। I1 और I2 यहाँ बाहर ले लिए हैं। Z1 और Z3 यहाँ नीचे Z1 Z3 यहाँ पे Z3 है, यहाँ ऊपर Z3 है, Z2 और Z3 है। ये तो सारणिक का रूप जो है वो मैट्रिक्स समीकरणों को जो है वो मैट्रिक्स रूप में अपन ने बदला है। तो यहाँ अब मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स से हमें I1 और I2 के मान ज्ञात करने हैं। तो जब I1 का अपन मान ज्ञात करते हैं तो I1 का मान आ जाएगा ये और ये बटा ये और ये, जो कि अपना मैट्रिक्स का साधारण नियम है, हमने कक्षा 11 में पढ़ा है वही है। और इस मैट्रिक्स में जब इनको हल करते हैं, ये गुणा इन दोनों का गुणा माइनस ये और इन दोनों का गुणा माइनस ये, तो ये अपना साधारण चिर परिचित जो तरीका है वही है। इस प्रकार अपन I1 का मान ज्ञात कर लेंगे और इधर से I2 का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 मिल जाएगी। ये जो है ये दोनों में पार्सल किए हुए हैं, बटा नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये बटे में नहीं है, जैसे ये पूरा बटा है, ये बटे में नहीं है। सारणिक में ऊपर का मान Z1 प्लस Z3 है, नीचे Z3 है, इधर Z3 है, नीचे का मान Z2 प्लस Z3 है, बटा नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके पश्चात अभी ये कह रहा है कि यदि अध्यारोपण के प्रमेय अपन लगा देते हैं तो अध्यारोपण के प्रमेय लगाने पर पहले हम वोल्ट का स्रोत E2 को प्रतिस्थापित करते हैं और दूसरे परिपथ के लिए वोल्ट का स्रोत E1 को प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमें इस प्रकार 2 चित्र दिखाई दे जाते हैं। तो अध्यारोपण के प्रमेय, इसमें हमने E2 को लघुपतित कर दिया है, इसमें हमने E1 को लघुपतित कर दिया है। तो अध्यारोपण प्रमेय से I1 का जो मान है वो I1 डैश प्लस I1 डबल डैश हो जाएगा और I2 का जो मान है वो I2 डैश प्लस I2 डबल डैश हो जाएगा, समीकरण 5 और 6। अब इस परिपथ के लिए लूप 1 और लूप 2 के लिए हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। इसके बाद हम इस परिपथ में किरचॉफ के, इस लूप के लिए किरचॉफ का नियम और इसके लिए
किरचॉफ का नियम लगाएंगे और दोनों को हल कर लेंगे। तो इस चित्र में सबसे पहले लूप के लिए E1 है, वोल्ट का स्रोत एक ही है, तो इधर ये E1 आ गया। E1 के कारण जो धारा I1 डैश बह रही है वो Z1 Z3 इन दोनों से बह रही है, तो Z1 प्लस Z3 I1 डैश, इस Z3 से ये I2 डैश भी बह रही है, तो Z3 I2 डैश। इधर दूसरा वोल्ट का स्रोत कुछ नहीं है तो 0 आ गया। अब इस लूप के लिए इस Z3 में इधर से I1 डैश आ रही है, तो Z3 I1 डैश, I2 डैश जो है वो इन दोनों से आ रही है, तो Z2 प्लस Z3 I2 डैश हो गया। वो इस सारणिक मैट्रिक्स रूप बदल लिया, मैट्रिक्स को हल करने के लिए इसको सारणिक रूप ले लिया। वही इस I1 डैश का मान लेंगे तो ये और ये बटा में ये दोनों, इन सारणिकों को हल कर लिया मान। इसी प्रकार इस I2 के लिए जब अपन मान ज्ञात करेंगे तो ये रूप प्राप्त हो जाएगा। इस रूप को हल करने पे आपको ये मान मिल गया। नेक्स्ट में आपका जब इधर आ जाते हैं तो इधर भी पहले इस लूप की बात करते हैं। इस लूप में वोल्ट का स्रोत नहीं है तो यहाँ आपका 0 आ गया। ये Z1 और Z3 I1 डबल डैश है और ये Z3 है, इसमें I2 डबल डैश भी बह रही है, तो Z3 I2 डबल डैश। दूसरे लूप में E2 वोल्ट का स्रोत लगा हुआ है, E2। इस दूसरे लूप में इस Z3 में I1 डबल डैश निकल रही है और इन दोनों को का ये हो गया Z2 Z3 I2 डबल डैश। वो ही मैट्रिक्स रूप में बदल लिया, Z1 Z3 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 Z2 Z3 I1 डबल डैश I2 डबल डैश। वही I1 डबल डैश का मान ज्ञात करेंगे, ये और आपका ये आ गया बटे में ये और ये आ गया। इनको हल कर लेंगे, I1 डबल डैश आ गया। इसी प्रकार I2 डबल डैश का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें इस प्रकार 4 समीकरणें प्राप्त हो गई। I1 डैश I2 डैश I1 डबल डैश I2 डबल डैश। समीकरण 7 और 9 को जोड़ने पे I1 धारा प्राप्त होती है, 8 और 10 को जोड़ने पे I2 धारा प्राप्त होती है। 7 और 9 को जोड़ने पे जो I1 धारा प्राप्त होगी वह इस समीकरण 3 की तरह होगी और 8 और 10 को जोड़ने पे जो I2 धारा प्राप्त होगी वह समीकरण 4 की तरह प्राप्त होगी। तो इस प्रकार समीकरण 3 और 4 जो है वो समीकरण 7 व 9 और समीकरण 8 और 10 के योग से प्राप्त होती है और अध्यारोपण प्रमेय जो है वो आपकी सत्यापित होती है। इसके पश्चात अपनी नेक्स्ट जो है वो है थेवेनिन प्रमेय। तो थेवेनिन प्रमेय क्या कहती है कि विभिन्न ऊर्जा स्रोतों एवं रैखिक द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से युक्त किसी 2 टर्मिनलों वाले जाल को एक ऐसे परिपथ के तुल्य माना जा सकता है जिसमें एक विद्युत वाहक बल का स्रोत एवं उसके श्रेणीक्रम में जुड़ी एक ही प्रतिबाधा होती है, जबकि सभी स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ ई इक्विवेलेंट जो है वो जाल के खुले सिरों पर दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर है, जबकि जेड इक्विवेलेंट जो है वो जाल के दोनों सिरों पर अवलोकित या मापी गई प्रतिबाधा है। तो थेवेनिन प्रमेय के लिए हम एक ये जाल ले लेते हैं। इस जाल में 3 प्रतिबाधाएं Z1 Z2 Z3 है। यहाँ एक वोल्ट का स्रोत है E, यहाँ लोड प्रतिरोध है ZL। इसका को लूप 1 ले लेते हैं, इसको लूप 2 ले लेते हैं और इसका समतुल्य परिपथ जो है थेवेनिन प्रमेय के अनुसार वो ये बना दिया कि इन तीनों प्रतिबाधाओं की एक तुल्य प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट ले ली है, ये ZL है। तो हम पहले इस चित्र को लेके चलेंगे और इसके आधार पे हम धाराओं के और वोल्टता के मान ज्ञात करके इसके बराबर लेके आएंगे। तो चित्र 1 में चलते हैं। थेवेनिन प्रमेय सिद्ध करने के लिए एक जाल चित्र 1 पर विचार करते हैं जिसमें केवल 1 वोल्ट का स्रोत है और चित्र 2 जो है वो चित्र 1 का समतुल्य परिपथ है। थेवेनिन प्रमेय के सत्यापन के लिए दोनों परिपथों के जो लोड प्रतिरोध है ZL, इसमें धारा I बहती है। तो चित्र 1 जो है इसके दोनों लूपों के लिए हम किरचॉफ का नियम लगा देते हैं। तो यहाँ पे पहले लूप में वोल्ट का स्रोत E1 है, जबकि जो धारा E है, सॉरी E1 नहीं है, यहाँ पे E है। धारा जो है वो I1 बह रही है, तो I1 Z1 प्लस Z3 और इसमें केवल
Z2 है, लेकिन इसकी दिशा जो है वो लूप की दिशा के विपरीत है, इसलिए माइनस आया यहाँ पे। लूप की दिशा जो है वो धारा की दिशा के विपरीत है, इसलिए माइनस का IZ3 समीकरण नंबर 1। दूसरे लूप में वोल्टता स्रोत नहीं है, इसलिए 0 आ गया, और धारा की दिशा इसके Z3 के अपोजिट है, इसलिए ये माइनस I1 Z3 हो गया। और इस दूसरे में 3 जो है वो आपके प्रतिबाधाएं हैं, तो तीनों का जोड़ हो गया समीकरण 2। अब वही मैट्रिक्स रूप ले लिया इन दोनों का, ये Z1 Z3 ऊपर आ गया, माइनस Z3 नीचे आ गया, इधर आपका ये माइनस Z3 होगा, ये नहीं है, ये माइनस का Z3 है, माइनस का Z3 है, और ये 0 है। और फिर आपका नीचे का मान आ गया, और इनको सारणी को अपन हल करके I का मान आ जाता है Z3 Z2 Z1 प्लस Z3। ठीक है, ये हल करने का वही पुराना तरीका है, समीकरण अपने को 4 मिल जाती है। अब थेवेनिन प्रमेय के अनुसार चित्र 1 के सिरों 1 व 2 के मध्य प्रतिबाधा लगाते हैं, जबकि इस के स्रोत को हटा लिया जाता है, तो यह निम्न प्रकार प्रदर्शित होती है। यहाँ प्रतिबाधा लगा दी है और इस स्रोत को हटा लिया है, तो ये चित्र हमें मिल जाएगा। और सिरों 1 और 2 पर खुले परिपथ की वोल्टता जब हम दिखाते हैं तो वो चित्र हमें इस प्रकार मिल जाता है। यहाँ अपने लोड हटा लिया है, तो यहाँ से Z इक्विवेलेंट का जो चित्र अपन को मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा, चित्र ये मिल जाएगा, और समीकरण जो है वो ये मिल जाएगी Z2 प्लस Z1 Z3 बटा Z1 प्लस Z3। यहाँ जो है आपके ये प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम और समांतर क्रम वाला संयोजन ही है, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, ये इसके श्रेणीक्रम में है। इसके पश्चात अपन इधर आ जाते हैं, आपके Z2 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए E इक्विवेलेंट जो है वो EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3 मिल जाता है, समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 4 के अंश और हर में Z1 प्लस Z3 से हम भाग लगाते हैं। हम इस समीकरण 4 के इस अंश में और इस हर में Z1 प्लस Z3 से भाग लगाते हैं, ताकि हमें आगे कैलकुलेशन में आसानी हो। ये Z1 प्लस Z3 दोनों यहाँ तो है ही, इसमें भाग लग जाएगी, तो यहाँ इसमें जब भाग लगाते हैं तो EZ3 बटा Z1 प्लस Z3 आ जाता है, और नीचे जब आप भाग लगाते हो तो ये Z1 और Z3 कट गया, ये कट गया, और इसमें नीचे आ गया Z1 प्लस Z3, तो आपको मिल जाएगा Z2 प्लस Z1 Z3 बटा Z1 प्लस Z3 प्लस ZL, समीकरण नंबर 7। अब इस समीकरण 7 में समीकरण 5 और समीकरण 6 से हम मान रख देते हैं, तो ये जो मान है ये मान समीकरण 6 का है, और ये जो मान है ये मान समीकरण 5 का है। तो I का जो मान है वो आ जाता है I इक्विवेलेंट बटा Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, समीकरण नंबर 8। अब हमें समीकरण 8 जो है वो चित्र 1 से प्राप्त हुई है। यदि हम चित्र 2 में चलें तो इस चित्र 2 में बहने वाली जो धारा है वो I है, और इस धारा I का जो सीधा सीधा मान अपन ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि कोई टिपिकल मामला नहीं है, वो आ जाएगा Z इक्विवेलेंट बटा Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, क्योंकि ये दोनों जो हैं इनको हम श्रेणीक्रम में मान सकते हैं, तो ये वोल्ट स्रोत बटे प्रतिबाधा के रूप में आ गया। तो ये समीकरण नंबर 9 आ गई। अब समीकरण 8 और समीकरण 9 को हम यदि देखें तो दोनों एक ही चीज़ है, यानी ये जो चित्र 1 और चित्र 2 जो है वो समान व्यवहार करते हैं। तो इसका मतलब है चित्र 1 जो है इसको हम चित्र 2 से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यानी इन विभिन्न प्रतिबाधाओं को इस एक प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और यही थेवेनिन ने बताया है। तो इस प्रकार आपकी थेवेनिन प्रमेय सत्यापित होती है कि विभिन्न ऊर्जा स्रोतों एवं रैखिक द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से युक्त किन्हीं 2 टर्मिनलों वाले जाल को एक ऐसे परिपथ
के तुल्य लिया जा सकता है, जिसमें एक विद्युत वाहक बल का स्रोत और उसके श्रेणीक्रम में जुड़ी एक ही प्रतिबाधा हो। धन्यवाद।